हेलो दोस्तों, बिगिनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। अभी हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स जो है 11 तारीख तक, कब से लेकर 9 तारीख से लेकर। जयशंकर दिल्ली में बिम्स्टेक समकक्षों की मेज़बानी करेंगे। ये हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। 11 से 12 जुलाई को नई दिल्ली में दूसरे बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक में अपने समकक्षों की मेज़बानी करेंगे। विदेश मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि यह रिट्रीट बिम्स्टेक देशों के विदेश मंत्रियों को सुरक्षा, संपर्क, व्यापार और निवेश तथा बंगाल की खाड़ी क्षेत्र और उसके तटीय क्षेत्रों में लोगों के बीच संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को व्यापक और गहरा बनाने के अवसरों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेंगे। बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक पिछले वर्ष 17 जुलाई को बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित की गई थी। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल बिम्स्टेक दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देशों को बहुआयामी सहयोग के लिए एक साथ लाता है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। PLI योजना के तहत भारत की दूरसंचार उपकरण विनिर्माण बिक्री 50,000 करोड़ रुपए के पार हो गई। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना के तहत दूरसंचार उपकरणों की बिक्री 50,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गई है। संचार मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह उपलब्धि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए सरकारी प्रयासों की सफलता को दर्शाती है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। अपनी स्थापना के 3 वर्षों के भीतर दूरसंचार PLI योजना ने 3400 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया है, जो दूरसंचार उपकरण उत्पादन में 50,000 करोड़ रुपए के मील के पत्थर को पार कर गया है, जबकि निर्यात लगभग 10,500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। फ्लड कोविड वेरिएंट वे क्या हैं और क्या अधिक संक्रामक है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोविड-19 का कारण बनने वाले SARS-CoV-2 कोरोना वायरस के तथाकथित फ्लड वेरिएंट इस साल दुनिया भर में प्रसारित होने वाले वायरस के प्रमुख रूप रहे हैं। फ्लड वायरस के स्पाइक प्रोटीन पर वेरिएंट द्वारा साझा किए जाने वाले उत्परिवर्तनों के स्थानों के लिए एक संक्षिप्त नाम है। US सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार उनमें से एक, जिसे KP3 कहा जाता है, पिछले महीने संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक प्रसारित होने वाला एक वेरिएंट बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया चांसलर के साथ वियना में रात्रि भोज में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल हुए, जहां उनका स्वागत भारतीय प्रवासियों ने किया। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को ऑस्ट्रिया पहुंचे, जहां उनका स्वागत ऑस्ट्रिया में भारतीय राजदूत शंभू कुमारन और ऑस्ट्रियाई विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शेलेनबर्ग ने किया। ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शेलेनबर्ग ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा, राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने पर ऑस्ट्रिया की ऐतिहासिक यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक स्वागत है। हमारे देशों के बीच साझे जारी वैश्विक सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि के लिए संयुक्त प्रतिबद्धता पर आधारित है। भारत रूस रसद संपर्कों पर विस्तार करेंगे, नागरिक उड्डयन सुरक्षा में सहयोग करेंगे। भारत और रूस ने 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान रसद और परिवहन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। दोनों देश चेन्नई, व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारे, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे और उत्तरी समुद्री मार्ग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इस कदम का उद्देश्य यूरेशिया में परिवहन गलियारों की स्थिरता और दक्षता को बढ़ाना है। यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच वार्ता के बाद जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि दोनों पक्ष कार्गो परिवहन के समय और लागत को कम करने तथा यूरेशियाई क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए INSTC मार्ग के उपयोग को बढ़ाने के लिए संयुक्त प्रयास जारी रखेंगे। यूक्रेन पुतिन को रोकेगा, बिडेन ने नाटो को जोरदार भाषण में बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को वाशिंगटन में नाटो शिखर सम्मेलन में रूस के आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन की मजबूती से रक्षा करने का संकल्प लिया तथा वैश्विक मंच का उपयोग करके देश और विदेश में सहयोगियों को यह दिखाने का प्रयास किया कि वह अभी भी नेतृत्व कर सकते हैं। 81 वर्षीय बाइडेन को
कार्यालय के लिए अपनी योग्यता के बारे में 12 दिनों तक तीखे सवालों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि कैपिटल हिल के उनके कुछ साथी डेमोक्रेट और अभियानदाताओं को डर है कि 27 जून को एक बहस के बाद वह 5 नवंबर का चुनाव हार जाएंगे। बाइडेन ने नाटो के सदस्य देशों के शिखर सम्मेलन में स्वागत भाषण में रूसी राष्ट्रपति का जिक्र करते हुए कहा, व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के पूर्ण अधीनता से कुछ कम नहीं चाहते हैं और यूक्रेन को नक्शे से मिटा देना चाहते हैं। यूक्रेन पुतिन को रोक सकता है और रोकेगा। रूसी विदेश मंत्री ने पीएम मोदी की यात्रा की सराहना की, इसे सफल बताया। सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही की रूस यात्रा की प्रशंसा करते हुए इसे सफल बताया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने एजेंडे में शामिल लगभग हर मुद्दे पर चर्चा की, जिसमें G20, ब्रिक्स, संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक संगठनों में सहयोग शामिल है। सर्गेई लैवरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्य बनने के लिए रूस के समर्थन का उल्लेख किया। लैवरोव ने कहा, दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, G20, ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन, संयुक्त राष्ट्र में हमारे सहयोग पर चर्चा की, जहां हम सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए भारत के हित का समर्थन करते हैं, जैसा कि हम ब्राज़ील और अफ्रीकी उम्मीदवारों के लिए करते हैं। कठुआ आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के डोडा में मुठभेड़ शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में मंगलवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। यह मुठभेड़ कठुआ में हुए घातक हमले के ठीक एक दिन बाद हुई, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। डोडा में यह झड़प 8 जुलाई को कठुआ में सेना के काफिले पर हुए हमले के बाद क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच हुई। उस घटना में एक जूनियर कमीशन अधिकारी सहित 5 सैन्यकर्मी मारे गए थे और 8 अन्य घायल हो गए थे। प्रधानमंत्री मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंगलवार को मॉस्को कैमरल के सेंट कैथरीन हॉल में आयोजित एक समारोह में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा आधिकारिक तौर पर रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल द फर्स्ट कोल्ड से सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि पीएम मोदी को यह पुरस्कार वर्ष 2019 में दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे आज व्यक्तिगत रूप से ग्रहण किया। राष्ट्रपति पुतिन ने पुरस्कार प्रदान करते हुए कहा, यह हमारे देशों के बीच मित्रता और आपसी समझ को मजबूत करने में आपके द्वारा किए जा रहे ईमानदार योगदान के प्रति रूस की सच्ची कृतज्ञता का प्रमाण है। आपने अपने राज्य को रूसी क्षेत्रों के साथ जोड़ने की पहल की है। भारत रूस समझौते ने वैश्विक ईंधन बाजार को स्थिरता प्रदान की है, प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात बोली है। मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और रूस के बीच ईंधन समझौते की प्रशंसा करते हुए कहा, इससे वैश्विक बाजार में स्थिरता आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों पर जोर देते हुए कहा कि पिछले एक दशक में उन्होंने पुतिन से 17 बार मुलाकात की है। यह मुलाकात 2022 में शुरू हुए यूक्रेन संघर्ष के कारण रूस पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बीच हो रही है। भारत ने राष्ट्रीय हित और घरेलू मूल्य स्थिरता का हवाला देते हुए रूसी तेल खरीदना जारी रखा है। गौतम गंभीर भारत के नए मुख्य कोच नियुक्त किए गए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने मंगलवार को घोषणा की कि पूर्व भारतीय बल्लेबाज गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। 2011 विश्व कप विजेता खिलाड़ी ने 3 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं और वह महान राहुल द्रविड़ का स्थान लेंगे। अशोक मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय क्रिकेट सलाहकार समिति ने जूम के जरिए गंभीर और WV रमन का साक्षात्कार किया। रमन के विस्तृत प्रेजेंटेशन के बावजूद समिति ने इस पद के लिए गंभीर का नाम आगे बढ़ाया। शोधकर्ताओं ने प्रतिरक्षा रक्षा के संबंध में नया तरीका खोजा। एक अभूतपूर्व अध्ययन में यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बॉन UKB और बॉन विश्वविद्यालय शोधकर्ताओं ने शरीर की प्रतिरक्षा रक्षा प्रणाली में एक नए तंत्र का पता लगाया है। प्रतिष्ठित पत्रिका EMBO मॉलिक्यूलर मेडिसिन में प्रकाशित निष्कर्षों से पता चलता है कि प्लेटलेट्स श्वेत रक्त कोशिका के एक प्रकार मोनोसाइट की सूजन संबंधी क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मोनोसाइट्स को साइटोकाइनेंस सूजन पैदा करने वाले संदेश वाहकों का उत्पादन करने के लिए जाना जाता है, जो प्रभावी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक है।
हालांकि अध्ययन से पता चलता है कि प्लेटलेट्स के साथ उनकी बातचीत, जिसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, इस सूजन क्षमता को काफ़ी हद तक बढ़ा देती है। शिक्षा मंत्री प्रधान ने राज्यों से शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित किया, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रधान ने भारत में स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए 5 साल का रोड मैप पेश किया। उन्होंने शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और देश भर में सर्वोत्तम प्रथाओं को दोहराने के लिए राज्यों और केंद्र के बीच सहयोगात्मक प्रयास का आह्वान किया। प्रधान ने छात्रों और उनके शिक्षकों के बीच भावनात्मक बंधन पर प्रकाश डाला और शैक्षिक प्रणाली की जीवंतता को बढ़ाने के लिए शिक्षा क्षमता निर्माण के महत्व पर जोर दिया। मंत्री ने रोजगार क्षमता में सुधार के लिए कौशल क्षमताओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी बात की। भारत और यूएई ने 12वीं संयुक्त समिति की बैठक में रक्षा संबंधों को मजबूत किया। भारत यूएई संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की 12वीं बैठक आज आबू धाबी में संपन्न हुई, जो दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद अल माज़रूकी की अध्यक्षता में यूएई के अपने समकक्षों से मुलाकात की। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से कई विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में प्रशिक्षण सहयोग, संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और अनुसंधान एवं विकास पहल सहित सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ज्ञान और अनुभव से लाभ उठाने के लिए विषय वस्तु विशेषज्ञों के आदान प्रदान पर भी चर्चा की। वार्ता के दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा पर भी चर्चा की गई। बिडेन नाटो शिखर सम्मेलन मतदाताओं और सहयोगियों को यह दिखाने का मौका है कि वह अभी भी नेतृत्व कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए वाशिंगटन में नाटो सदस्य देशों के प्रमुखों का स्वागत किया, जो संकटग्रस्त डेमोक्रेट को देश और विदेश में सहयोगियों को यह समझने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है कि वह अभी भी नेतृत्व कर सकते हैं। 81 वर्षीय बाइडेन ने रिपब्लिक डोनाल्ड ट्रंप 78 के खिलाफ अपनी दौड़ में आगे बढ़ने की कसम खाई है। कैपिटल हिल और दाताओं के डेमोक्रेट्स की चिंता के बावजूद कि वह 27 जून को एक बहस के बाद 5 नवंबर के अमेरिकी चुनाव हार जाएंगे। पेरिस ओलंपिक, मैरी कॉम की जगह गगन नारंग भारत के शेफ डी मिशन होंगे। 4 बार के ओलंपियन और 2012 के पुरुष 10 मिनट भारतीय ओलंपिक संघ ने सोमवार को पुष्टि की कि एयर राइफल कांस्य पदक विजेता गगन नारंग को 2024 ओलंपिक के लिए भारत के शेफ डी मिशन के रूप में मैरी कॉम की जगह चुना गया है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने सोमवार को घोषणा की कि 41 वर्षीय नारंग को डिप्टी शेफ डी मिशन से शेफ डी मिशन के पद पर पदोन्नत करना मैरी कॉम के इस्तीफे के बाद एक स्वाभाविक निर्णय था। पीवी सिंधु को ओलंपिक के लिए महिला ध्वजावाहक के रूप में पुष्टि की गई है। हाथरस भगदड़, एसआईटी ने कहा कि हादसे के लिए सत्संग के आयोजक जिम्मेदार। हाथरस में भगदड़ की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने मंगलवार को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें सत्संग के आयोजकों को अनुमति से अधिक लोगों को आमंत्रित करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। सूत्रों के अनुसार रिपोर्टों में संकेत दिया गया है कि धार्मिक आयोजन सत्संग के आयोजन के लिए जिम्मेदार समिति को भगदड़ की घटना के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया कि समिति ने अनुमति प्राप्त संख्या से ज़्यादा लोगों को आमंत्रित किया और पर्याप्त व्यवस्था करने में विफल रही। इसके अलावा धार्मिक सभा के लिए अनुमति देने वाले अधिकारी भी मौके पर नहीं गए। लगभग 300 प्रस्तुत की रिपोर्ट में मृतकों और घायलों के परिवार के सदस्यों सहित 119 लोगों के बयान दर्ज किए गए। तूफान बेरिल से 3 लोगों की मौत, टेक्सास में 2.7 मिलियन घरों की बिजली गुल। उष्णकटिबंधीय तूफान में बेरिल ने सोमवार को दक्षिण पूर्वी टेक्सास में भयंकर हवाएं और मूसलाधार बारिश लाई, जिससे कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। राजमार्गों पर बाढ़ आ गई, तेल बंदरगाह बंद हो गए, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द हो गईं और 2.7 मिलियन से अधिक घरों और व्यवसायों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। यूएस नेशनल हैरिकेन सेंटर ने बताया कि बेरिल, जो इस मौसम को सबसे पहला श्रेणी 5 तूफान है, ह्यूस्टन से आगे बढ़ने से पहले खतरनाक तूफानी लहरों और भारी बारिश के साथ टेक्सास के तटीय शहर मेटागार्डो को तबाह करने के बाद तूफान से कमज़ोर हो गया। एजेंसी ने कहा कि टेक्सास, लुसियाना और आर्कसस में बवंडर पैदा हो सकता है।
असम बाढ़, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 6 गैंडों समेत 137 जंगली जानवर मारे। अधिकारियों ने बताया कि असम में आई विनाशकारी बाढ़ में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 6 गैंडों सहित 137 जंगली जानवरों की मौत हो गई। इस बीच पार्क के अधिकारियों ने 2 गैंडों के बच्चों और 2 हाथी के बच्चों सहित 99 जानवरों को बचाने में कामयाबी हासिल की है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्रीय निदेशक सोनाली घोष ने बताया कि बाढ़ के पानी में डूबने से 104 हॉग डियर, 6 गैंडे, 2 सांभर की मौत हो गई, जबकि वाहन की चपेट में आने से 2 हॉग डियर की मौत हो गई। एक शिशु उद्बलाव की अन्य कारणों से मौत हो गई तथा 22 पशुओं की देखभाल के दौरान मौत हो गई। जम्मू कश्मीर कठुआ मुठभेड़ के बाद 4 जवान शहीद हो गए। इसमें कोई संदेह नहीं कि नीट यूजी से समझौता किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनटीए से विवरण मांगा गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को माना कि 5 मई 2024 को आयोजित स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक होने से प्रभावित हुई थी। न्यायालय ने अब राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए को लीक के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पाद्रीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एनटीए से उन केंद्रों और शहरों के बारे में विवरण मांगा जहां लीक हुआ और लीक हुए पेपर के लाभार्थियों और प्रसार चैनलों की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किए गए तरीकों के बारे में पूछा। भारत को रोजगार की स्थिति पर इस सिटी ग्रुप की रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर संदेह है। भारत सरकार ने भारत में रोजगार की स्थिति पर सिटी ग्रुप की हालिया रिपोर्ट का जोरदार खंडन किया है तथा इसकी विश्वसनीयता और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। सोमवार को एक जारी बयान में कहा, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध सभी आधिकारिक डेटा स्रोतों पर विचार करने में विफल रहने के लिए इस रिपोर्ट की आलोचना की। सिटी ग्रुप की रिपोर्ट, जिसका मीडिया में व्यापक रूप से उल्लेख किया गया है, ने पूर्वानुमान लगाया है कि भारत 7% की वृद्धि दर के साथ भी पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए संघर्ष करेगा। इसने अनुमान लगाया कि भारत को श्रम बाजार में नए प्रवेशकों को शामिल करने के लिए अगले दशक में सालाना लगभग 12 मिलियन नौकरियों का सृजन करने की आवश्यकता है, लेकिन यह अनुमान लगाया कि देश 7% की वृद्धि दर पर प्रति वर्ष केवल 8 से 9 मिलियन नौकरियों ही पैदा कर सकता है। अध्ययन में हजारों उच्च जोखिम वाले कैंसर जीन वेरिएंट की पहचान की गई। वैज्ञानिकों ने एक अभूतपूर्व खोज की है जिसमें 5000 से अधिक आनुवंशिक विविधताओं की पहचान की गई है जो कैंसर के विकास में योगदान करती हैं। वेलकम सेंगर इंस्टीट्यूट, द इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च, लंदन, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए इस ऐतिहासिक अध्ययन ने कुछ कैंसर के उपचार और संभवतः रोकथाम के लिए एक संभावित चिकित्सीय लक्ष्य का पता लगाया है। नेचर जेनेटिक्स में प्रकाशित शोध में BAP1 जीन पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसे ट्यूमर डिफेंस जीन के रूप में जाना जाता है। संतृप्त जीनोम संपादन नामक एक अभिनव तकनीक का उपयोग करते हुए टीम ने BAP1 जीन में सभी 18,108 संभावित DNA परिवर्तनों का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि इनमें से 5,665 परिवर्तन हानिकारक थे, जो आँख, फेफड़े की परत, मस्तिष्क, त्वचा और गुर्दे के कैंसर के खिलाफ प्रोटीन के सुरक्षात्मक प्रभावों को बाधित करते थे। 2024 दुनिया का सबसे गर्म साल हो सकता है क्योंकि जून ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यूरोपीय संघ, पीपल वर्ल्ड वाइड स्वेल्टर सफर डाई अंडर क्लाइमेट चेंज फ्यूल्ड हीट वेव्स। यूरोपीय संघ की जलवायु परिवर्तन निगरानी सेवा ने सोमवार को कहा कि पिछले महीना अब तक का सबसे गर्म जून था, जिससे असाधारण तापमान का सिलसिला जारी रहा, और कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि 2024 दुनिया का सबसे गर्म वर्ष होगा। यूरोपीय संघ की कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा ने एक मासिक बुलेटिन में कहा, जून 2023 से हर महीना लगातार 13 महीने पिछले वर्षों के इसी महीने की तुलना में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से ग्रह का सबसे गर्म महीना रहा है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि 2024-2023 से अधिक गर्म वर्ष हो सकता है क्योंकि मानव जनित जलवायु परिवर्तन और अल नीनो प्राकृतिक मौसम घटना के कारण अब तक के वर्ष में तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। इजरायली टैंकों ने गाजा सिटी जिलों पर हमला किया, निवासियों ने भारी गोलाबारी की सूचना दी। इजरायली सेना ने सोमवार को तड़के
गाज़ा शहर पर बमबारी की और टैंकों की टुकड़ियाँ विभिन्न दिशाओं से शहर के मध्य में पहुंची। निवासियों ने कहा कि यह युद्ध शुरुआत के बाद फ़िलिस्तीनी क्षेत्र में सबसे भीषण हमलों में से एक था। गाज़ा नागरिक आपातकालीन सेवा ने कहा कि उनका मानना है कि दर्जनों लोग मारे गए हैं, लेकिन पूर्व में दराज और तुक्फा तथा पश्चिम में तेल अल हवा, साबरा और रिमल में जारी हमलों के कारण आपातकालीन टीमें उन तक पहुंचने में असमर्थ हैं। निवासियों ने बताया कि गाज़ा पट्टी के उत्तर में स्थित गाज़ा सिटी के इलाकों में रात भर से लेकर सुबह तक बमबारी हो गई। उन्होंने बताया कि कई बहुमंजिला इमारतें नष्ट हो गईं। SBI शोध ने सुझाव दिया है कि केंद्र 2024 में 4.9% राजकीय कोष घाटे का लक्ष्य रखे। चूँकि मोदी सरकार 23 जुलाई को अपने तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करने की तैयारी कर रही है, इसलिए SBI रिसर्च ने राजकोषीय विवेक और निरंतर समेकन पर ध्यान केंद्रित करने की सिफारिश की है। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शोध शाखा का सुझाव है कि सरकार को वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.9% रखना चाहिए। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। यह सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधारी का संकेत है। बिडेन पेंसिल्वेनिया में बढ़त चाहते हैं क्योंकि उनके पद छोड़ने की मांग बढ़ रही है। केंद्रीय बजट 24-25 के लिए बजट पूर्व परामर्श बैठक संपन्न हो गई। वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय बजट 2024-25 के लिए बजट पूर्व परामर्श का समापन कर दिया है, जो 19 जून 2024 को शुरू हुआ था। इस बैठकों की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। वित्त मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि 10 हितधारकों समूहों के 120 से अधिक आमंत्रितों ने व्यक्तिगत परामर्श में भाग लिया। इन हितधारकों में किसान संघों और कृषि अर्थशास्त्रियों, ट्रेड यूनियनों, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र, रोजगार और कौशल, MSME, व्यापार और सेवा उद्योग, अर्थशास्त्रियों, वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के साथ साथ बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और शहरी क्षेत्रों के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ब्रिटेन टाटा स्टील वार्ता में नौकरियों को प्राथमिकता दे रहा है, मंत्री ने ये बात बोली है। ब्रिटेन की नई सरकार कम कार्बन वाली प्रौद्योगिकियों में परिवर्तन के लिए सरकारी समर्थन पर टाटा स्टील के साथ बातचीत में नौकरी के नुकसान से बचने को प्राथमिकता दे रही है। व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स ने रविवार को कहा। ब्रिटेन की सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनी टाटा ने गुरुवार को अपनी एक कार्बन प्रधान ब्लास्ट फर्नेस को बंद करना शुरू कर दिया है, जबकि इसकी दूसरी फर्नेस को सितंबर में बंद करने की योजना है, जिसके परिणामस्वरूप साउथ वेल्स के पोर्ट टैलबॉट में 2800 नौकरियां खत्म हो जाएंगी। फ्रांस में मतदान दक्षिणपंथी सत्ता की तलाश में। फ्रांस में रविवार को संसदीय चुनावों के लिए मतदान हुआ, जिसमें दक्षिणपंथी नेशनल रैली RN सत्ता के लिए प्रयासरत है, लेकिन बहुमत से चूकने की संभावना है, जिससे संसद में अस्थिरता की आशंका बढ़ गई है। संसद में बहुमत न होने से राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों के अधिकार को भारी नुकसान पहुंचेगा तथा यूरो क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अस्थिरता और नीतिगत गतिरोध का एक लंबा और दौर शुरू हो जाएगा। यदि राष्ट्रवादी यूरोसेप्टिक RAN को बहुमत प्राप्त हो जाता है तो यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस में पहली अति दक्षिणपंथी सरकार का सूत्रपात होगा और यूरोपीय संघ में ऐसे समय में हलचल पैदा करेगा जब लोक लुभावन पार्टियों पूरे महाद्वीप में अपना समर्थन मजबूत कर रही हैं। FSSAI ने खाद्य लेवल पर पोषण संबंधी जानकारी को बोल्ड और बड़े हुए फॉन्ट आकार में प्रदर्शित करना अनिवार्य किया। खाद्य उत्पादों के पोषण मूल्य के बारे में उपभोक्ताओं को बेहतर जानकारी देने के उद्देश्य से भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने पैकेज खाद्य पदार्थों के लेबल पर कुल चीनी, नमक और संतृप्त वसा की पोषण संबंधी जानकारी प्रदर्शित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि यह जानकारी मोटे अक्षरों में और अपेक्षाकृत बड़े अक्षरों में लिखी जानी चाहिए। पोषण संबंधी जानकारी लेबलिंग के संबंध में खाद्य सुरक्षा और मानक लेबलिंग और प्रदर्शन विनियमन 2020 में संशोधन को मंजूरी देने का निर्णय FSSAI के अध्यक्ष अपूर्वा चंद्रा की अध्यक्षता में आयोजित खाद्य प्राधिकरण की 44वीं बैठक में लिया गया। हमास सूत्र ने बताया कि हमास ने इजरायली बंधकों पर बातचीत के लिए अमेरिकी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। हमास के एक वरिष्ठ सूत्र ने शनिवार को रॉयटर्स को बताया कि गाज़ा युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से
हुए समझौते के पहले चरण के 16 दिन बाद हमास ने सैनिकों और पुरुषों सहित इजरायली बंधकों को रिहा करने पर वार्ता शुरू करने के अमेरिकी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। सूत्र ने न नाम बताने की शर्त पर रॉयटर्स को बताया कि उग्रवादी इस्लामी समूह ने यह मांग छोड़ दी है कि समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले इजराइल स्थायी युद्ध विराम के प्रतिबद्ध हो तथा 6 सप्ताह के प्रथम चरण के दौरान वार्ता के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करने की अनुमति देगा। यह बातचीत निजी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्यस्थता वाले शांति प्रयासों से जुड़े एक फिलिस्तीनी अधिकारी ने कहा कि यदि इजराइल इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो इससे एक रूपरेखा समझौतों की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है और इससे गाजा में इजराइल और हमास के बीच 9 महीने से चल रहे युद्ध समाप्त हो जाएगा। और इसी के साथ करंट अफेयर्स भी समाप्त हो गई। धन्यवाद।